बदलते भारत की शान। नमस्कार। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। तो फिर हर मंगलवार और गुरुवार को डीडी किसान के खास शो सच के साथ में एक नई उड़ान भरते हैं मैं और आप मिलकर, और इस उड़ान में एक नई कहानी हमेशा सच की मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं आपका साथी घनश्याम। तो आज सच की इस कहानी का किरदार कौन है? आज किरदार है वो युवा मतदाता जिनके चेहरों को आपने कभी नजदीक से देखा होगा। कभी देखा है आपने करियर की चिंता में फीके पड़े उन चेहरों को, या यूनिवर्सिटी रोड पे जो किताबों की बड़ी सी दुकानें लगती हैं उन किताबों को छांटते हुए अनगिनत सपने बुनते हुए उन युवा चेहरों को, या फिर चाय की टपरी पर चाय की चुस्कियों के साथ भविष्य की कई सारी योजनाओं को सुलझाते हुए वो युवा जो देश में एक जबरदस्त काम करने की तैयारी की प्लानिंग हर मिनट करते दिखाई देते हैं। तो आज उन्हीं युवाओं की बात करेंगे जिनमें असीमित संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, और हम जानते हैं ये वही युवा है जो राजनीति की दिशा और दशा बदलने का मादा रखता है। अब ये युवा वोटर लोकसभा चुनाव 2024 में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे? क्या वाकई ये यूथ बूथ की जीत दिला पाएगा? ये बूथ को जिताने वाला यूथ का प्लान क्या है, आज समझने की हम कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं हमारी इस शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट के जरिए पहले हम पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ता है जो आपको बताता है, समझाता है कि हम अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें परोसने वालों में नहीं है, हम सच की बात करते हैं। और इस सच की बात एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मंगलवार और गुरुवार को डीडी किसान पर इस शो के जरिए खास तौर पर होती है। हम 24 घंटे 7 दिन आपके साथ सच की ये अलख जगाए रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ना, आज की इस कोशिश को एक बार फिर से बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई जो युवा मतदाता हैं इस बार के चुनाव में उनके मन में किस तरह की कोशिशें हैं, किस तरह की ख्वाहिश हैं, और किन ख्वाहिशों के साथ वो बूथ तक पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं और मतदान करेंगे। आधा चुनाव हालांकि हो चुका है, लेकिन अभी आधा बाकी है। जो हो चुका है उससे खास बाकी है, और इस खास बाकी में ये खास युवा क्या खास करेंगे। शुरुआत करते हैं सच के साथ की एक डिटेल रिपोर्ट के साथ। आप देख रहे हैं सच के साथ। युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले कुल लोग जनसंख्या का लगभग 50% हैं। वहीं 35 वर्ष तक वाले कुल जनसंख्या का लगभग 65% हैं। तो कह सकते हैं कि युवाओं के रूप में हमारे पास अपार संपदा है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए लोकतंत्र के महापर्व का आधा दौर गुजर चुका है, लेकिन अभी इस चुनावी यात्रा का आधा पड़ाव बाकी है। देश में करीब 21 करोड़ युवा मतदाता इस बार चुनाव में भाग्य विधाता की भूमिका में हैं। ये वो युवा हैं जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं। असीमित ऊर्जा के साथ बेशुमार संभावनाओं वाले युवा इस चुनाव में काफी अहम हैं। राजनीति के इस खेल में कहा जाता है कि युवा जिसका हाथ थाम लेते हैं, चुनाव उसी का हो जाता है, और सियासी दल इसको खूब समझते हैं। इसीलिए युवाओं को लुभाने का हर जतन किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग
97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ युवा मतदाताओं की बात करें तो 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 1.82 करोड़ है। इसके अलावा 20 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या 19.74 करोड़ है। तो कह सकते हैं कि युवाओं का वोट भारत के रिफॉर्म की गति को तेज करने वाला होगा। युवाओं का वोट ही भारत को अपने दम पर अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। युवाओं का वोट ही दुनिया में भारत की साख को 4 चांद लगाएगा। इसलिए इस चुनाव में युवाओं को ध्यान में रखते हुए हर दल युवाओं की बात कर रहा है। कोई संविदा पर दी गई नौकरी को पक्का करने की बात कर रहा है, तो कोई नई नौकरियों के सृजन का वादा कर रहा है। कोई दल नए विश्वविद्यालय के निर्माण का दावा कर रहा है, तो कोई नई भर्तियों में पुरानी पेंशन की बात कर रहा है। तो आज सच के साथ में जानेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है चुनाव में युवाओं का योगदान, क्या है युवाओं के मुद्दे और कैसे बढ़ाया जा सकता है युवाओं के जरिए देश का मान। तो आज एक युवा नियति को, नीयत को, इच्छा को, जोश को, जज्बे को, ऊर्जा को समझने की नजदीक से कोशिश होगी, और ये कोशिश सच के साथ की है। और इस मेरी कोशिश में, हमारी कोशिश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ते हैं। तारुफ में आपका एक एक करके करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गौरव मिश्रा, युवा मतदाता हैं, पहली बार इस बार अपने मत का इस्तेमाल करने जाएंगे। गौरव, स्वागत आपका। मेरे साथ गणेश रावत जुड़ रहे हैं, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय से हैं। गणेश जी, स्वागत आपका। छात्र राजनीति में अच्छी पकड़ है, आप पत्रकार भी रहे हैं। देवेंद्र शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सारे एग्जिट पोल्स की नब्ज को टटोलना देवेंद्र जी को बहुत अच्छे से आता है, और जितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं अपनी मुस्कुराहट के साथ बताएंगे कि कैसे सारे विश्लेषण को आपको समझाएंगे। और मेरे साथ अक्षय लाकरा जी जुड़ रहे हैं। अक्षय जी ऑल इंडिया सेक्रेटरी NSUI हैं। तो अक्षय जी, स्वागत आपका। शुरुआत सबसे पहले देवेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि सारे चुनाव को आज से पहले के और जो चल रहा है उसको बहुत नजदीक से आप समझते हैं। सर, इतिहास गवाह रहा है कि अब तक जितने बड़े बदलाव हुए हैं, जितने क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, अगर मैं ये कहूं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वो सारे बदलाव युवाओं के जरिए हुए हैं। और एक बड़ा इतिहास बताता है कि युवा हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सर, ये 2024 का लोकसभा चुनाव किस ओर इशारा करता है युवाओं की भागीदारी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव अभी होने जा रहा है, चल रहा है सर। हाँ, ये चल रहा है अभी। इसमें जो युवा जो मतदाता हैं, वो अगर हम युवा की परिभाषा लें, 18 वर्ष की आयु जो है, ये हमारे संविधान में किसी भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वोट करने के लिए ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी। इसके बाद से आप फिर फर्स्ट टाइमर वोटर की अगर बात करें, तो फर्स्ट टाइमर वोटर इसमें 2 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि जो 18 से 19 साल की आयु वर्ग के लोग होंगे, वो इस लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार मतदान करेंगे या कर रहे हैं। अब दूसरा आयु वर्ग ऐसा होगा जो 23 साल के भीतर का होगा। तो जो वो ऐसा होगा कि जो किसी विधानसभा चुनाव में, जैसे अभी नवंबर दिसंबर में जो चुनाव बीते हैं विधानसभाओं के, उनमें वोट तो पहले कर चुका होगा, लेकिन लोकसभा के हिसाब से वो पहली बार वोट कर रहा होगा। फिर अगर 30 वर्ष की आयु तक में चले जाएं, तो उसमें आप पाएंगे कि 18 से 30 वर्ष में 2 लोकसभा चुनाव देख चुके लोग जो होंगे, ऐसे होंगे। तो इन लोगों को आमतौर से इलेक्शन कमीशन जो है वो युवा मतदाता वर्ग में लेता है। अब इनके रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले बात आती है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े और सेंसस का जो आंकड़ा है उसको मिलाएंगे, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत बड़ा गैप है वोटर रजिस्ट्रेशन में। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर 100 लोग पॉपुलेशन में एलिजिबल हैं कि वो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर रहे हैं, उनको मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना था, तो उसमें से जो पॉपुलेशन का 60% भी ऐसा नहीं है जिसने कि अपने को वोटर के रूप में रजिस्टर्ड कराया हो। तो ये इसके अलग अलग कई सारे कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो उसमें सरकारी और गैर सरकारी और लोगों की अपनी इच्छा, उनका अपना जो इंटेंशन है। साथ आपको रोक रहा हूं, अगर हम इस टॉपिक पे जाएंगे ना, तो मेरे विषय से थोड़े विषयांतर हो जाएंगे। मैं सर बस आपसे इतना समझना चाह रहा हूं, युवा वोटर्स की भागीदारी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आप कैसे देखते हैं, या किसी भी चुनाव में आप कैसे देखते हैं, लेकिन इस चुनाव को बहुत अहम माना जा रहा है हर नजर से,
मुझे ये उपयोगिता समझाइए सर। हाँ देखिए, पिछले जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उससे उसका कंपैरिजन करें इस चुनाव का, तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी उसने भी जो अपने टोटल जो उसको मतदाता मिले थे, जो उसको वोट मिले थे, वो 22 करोड़ के आसपास थे। अच्छा। ये सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहा ठीक है। हूँ। और जब आप सीधे सीधे वोटर पॉपुलेशन की बात करें कि युवा मतदाता, तो आप खुद ये कह रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में ही आपने देखा है कि 21 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 30 आयु वर्ग के भीतर के ही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब ये पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी पार्टी को सरपास कर रहा हो, तो इस वर्ग की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी या 3 पार्टियों में अपने मतों का विभाजन जो है वो करते हैं, तो जो इलेक्शन है वो अपने परिणाम में पूर्ण, जिसे कहते हैं कि किसी पार्टी के बहुमत के रूप में आ सकता है, हंग हो सकता है, या उससे भी खराब स्थिति में कई ऐसी पार्टियों के गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है जिनके कारण की कोई सरकार बने या लंबे समय तक चले। में हुए चुनाव क्या ये बता रहा है कि वोटर्स एक्साइटेड हैं, यंग वोटर्स एक्साइटेड हैं सर? ये बता रहा है? आप तो बहुत नजदीक से एनालिसिस करते हैं ना। देखिए पिछले दो, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन ये होता है कि आप लास्ट चुनाव से ही इस चुनाव को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप वोटर टर्नआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल अभी चौथे फेज का चुनाव जो है पूरे देश में खत्म हुआ है। उसमें अलग अलग राज्यों की लोकसभाओं की अलग अलग संख्या थी। तो 67% के आसपास जो वोटर टर्नआउट है वो आज सुबह 11 बजे तक के आसपास रजिस्टर्ड हुआ है। 67% का वोटर टर्नआउट मेरे विचार से, या मुझे ये कंफर्म रूप में जानकारी है कि पिछले किसी भी लोकसभा इलेक्शन में देख लेंगे तो वो रिमार्केबल है, इतना वोट पड़ा नहीं है। तो जो और ये एक चीज और है कि जब वोटर टर्नआउट 60% प्लस होता है तो बड़ा डिसिसिव काइंड ऑफ मैंडेट जो है वो आता है। उसमें फिर ये नहीं रहता कि किसी, क्या कहते हैं, पार्टियों में एक पार्टी को बहुमत मिले या ना मिले, किसे मिलेगा इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या बात है, आप मेरे ट्रैक से थोड़ा आउट चले जा रहे हैं, फिर आपको ट्रैक पे ला रहा हूं। मुझे ये समझाइए सर, जिस वोटर टर्नआउट की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरा यंग वोटर, जो मेरा आज का विषय है, वो कहां स्टैंड होता दिखाई देता है? क्योंकि लाइनों में जितनी तस्वीरें मैंने देखी हैं, ग्राउंड पे देखी हैं, वो यंग वोटर कम नजर आया। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए पहली चीज तो यह है कि इलेक्शन कमीशन एज ग्रुप वाइज जो है वोटर टर्नआउट को वो जारी नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन जो वोटर टर्नआउट जारी करता है, या आप अभी भी देख रहे होंगे कि जो वोटर टर्नआउट आ रहे हैं अलग अलग लोकसभाओं के, वो बेसिक क्राइटेरिया यही है कि महिला कितने वोट कर रहे हैं, उनका टर्नआउट कितना है, पुरुष कितना वोट कर रहे हैं, और थर्ड जेंडर है वो कितना वोट कर रहे हैं। तो ये एक एजम्पशन हो सकती है, या ये हमारा एक देखा हुआ पैटर्न हो सकता है। लेकिन सर हम लोग टीवी में काम करते हैं और कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम कुछ आकलन भी जरूर करते रहते हैं। हम और आप लगातार जितनी जर्नलिस्ट फर्टर्निटी है वो कम से कम इस तरह का आकलन तस्वीरों को देख के करती रही है और करती रहेगी और कर भी रही है। आऊंगा सर आपके पास। मेरे साथ देखिए गौरव मिश्रा है, यंग वोटर हैं, बहुत खास हैं। खास इसलिए क्योंकि पहली बार अपने मत का इस्तेमाल वो करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। गौरव, भारत दुनिया का सबसे युवा देश गिना जाता है, कहा जाता है। उस युवा देश में गौरव मिश्रा नाम का युवक कितना एक्साइटेड है इस बार वोट कास्ट करने के लिए? सर एक्साइटमेंट तो है, क्योंकि पहली बार वोट कास्ट करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा एक वोट भी मेरे देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़े नेता का होगा। पर मैं फिर यही सवाल पूछूंगा कि ईसीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1.82 करोड़ ये तो वो है जिन्होंने रजिस्टर किया, पर यही चीज मानी गई थी कि ये चीज कम से कम 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी। अच्छा। तो इसके हिसाब से तो आपको 36-37% मिले। और फिर आप आइए स्टेट पे, आपको स्टेट में पता चलेगा बिहार में इसी एज ग्रुप में सिर्फ 17% युवा लोगों ने ही अपने आप को रजिस्टर किया है वोट करने के लिए। तो आप, और 17 बिहार, ये ज्यादा अच्छा आंकड़ा नहीं, आगे भी किसी स्टेट में बढ़ रहा है। 21 यूपी, 21 दिल्ली, 23 यूपी, 27 महाराष्ट्र। तो आप एक चीज मुझे ये बताइए, मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर मैं इसको 100 लोगों में मानूं तो 100 लोगों में सिर्फ 17 ही युवाओं ने अपने आप को आगे वोट डालने के लिए रजिस्टर किया। तो ये तो वही हुआ कि आपकी ये कहीं ना कहीं तो सरकार की मुझे खामी दिखी या गलती दिखी, या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या अपनी तरफ से इतना प्रयास नहीं किया कि वो यूथ के लिए कुछ करें, क्योंकि आप तो 1/4 भी नहीं है, आप 17%। वजह क्या है फिर गौरव? आज का युवा अगर इतनी स्टैट समझता है, इतनी सांख्यिकी बता रहा है, समझा रहा है, तो क्या समझता है? वो ये भी समझता होगा ना ये क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ गौरव?
इसकी एक से ज्यादा वजह भी हो सकती हैं सर। 2 वजह बताइए मुझे बस। 2 बता दूं तो पहली ये कि हम युवाओं के मुताबिक हमारा कोई इतना वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है मुझे। अच्छा। किसी भी सरकार में सब सीनियर लेवल लीडर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे परेशानी नहीं है। बट कोई युवा नेता अगर किसी भी सरकार में दिखेगा, किसी भी राजनीतिक दल में दिखेगा, तो कहीं ना कहीं जो हम अपनी एज के हैं हम उससे थोड़ा रिलेट कर पाए। अच्छा, एक ये हो सकता ठीक है। दूसरा सबसे जरूरी है एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी। कहीं ना कहीं ये भी एक चीज आती है कि क्या सरकार या कोई भी जो दल है वो क्या कर रहा है युवाओं की बेरोजगारी या कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहा है। गौरव, इस बार वोट कास्ट करेंगे तो मन में क्या सोचेंगे, क्या प्रायोरिटीज होंगी, उसके बाद वोट कास्ट किया जाएगा। मैं किसी पार्टी को इंगित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में क्या चलेगा वोट कास्ट करने से पहले? सर सबसे पहले तो यही रहेगा कि एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो, है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई तो जिस हिसाब से अभी जैसे मैं रह रहा हूं कम से कम उतनी तो हो, कम से कम उस चीज से मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे ना आ जाऊं। ये रहेगा मेरा सबसे जरूरी चीज। ठीक है, अक्षय लाखड़ा भी हमारे साथ हैं। तो अक्षय भाई, असल में जो तस्वीर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं युवाओं के हिसाब से, तो युवा चाहता है भाई एक स्थायित्व हो, एक ऐसा चेहरा हो जो उनको रिप्रेजेंट करे, उनका प्रतिनिधित्व सही से स्टैब्लिश कर पाए, उनको रोजगार दे पाए, और जो शिक्षा वो ले रहे हैं लाखों लाखों रुपए में, उसका फ्रूटफुल नतीजा सामने आए। तो क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है अक्षय भाई? देखिए बिल्कुल, मैं अभी जो 4 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं उसके अंदर जो एक रिस्पांस हमें देखने को मिला तमाम प्रदेशों के अंदर, आपने जिस युवा वर्ग की बात करी 18 से 25 की अगर मैं बात करूं, तो वो बच्चा जो कॉलेज में है या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, या उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है, रिसर्च परस्यू कर रहा है, उनका सबसे अहम मुद्दा वो है बेरोजगारी का। क्योंकि आज जब हम जहां पर खड़े हुए हैं, जहां पर 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत सरकार के CMEI के आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज्यादा है, पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा है। क्योंकि बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब किसी भर्ती की तैयारी करता है तो पहले तो वो भर्ती काफी लंबित रहती है, 3-3, 4-4 साल तक भर्ती नहीं आती है। भर्ती आने के बाद जब पर्चा लीक हो जाता है, तो ये दूसरा सबसे अहम मुद्दा है। पर वो बच्चा ये भी देख रहा है ना, पेपर लीक का मामला जब सामने आया तो फिर एक्शन भी लिया गया, कार्रवाई भी की गई। बिल्कुल, वो बच्चा ये भी देखेगा ना अक्षय भाई। आप एक तस्वीर मत दिखाइए, तीसरी बात, दोनों बातें कहिए। मैं विनती आपसे करूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें, 20 मिनट बिल्कुल मौका मिलेगा सर। तीसरी बात अगर मैं कहूं कि पेपर लीक के अलावा जब आप ये देखते हैं कि पिछले 10 साल से इस देश के अंदर एक ही सरकार है और उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने जब ना आ पाए, आपके पास नेता आए, आपके पास इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर उन 10 सालों के बही खाते और हिसाब किताब के ना आकर एक नया सिलेबस आपके सामने आ जाए और आपको तमाम मुद्दों से भटकाकर शिक्षा, रोजगार, आपके भविष्य को छोड़कर आपके सामने जब कोई नेता आपसे वोट मांगे कि आपके मंगलसूत्र पे, मटन पे, आपके भविष्य पे, तो युवा चाहता है एक बड़ा एक स्टेबिलिटी। फिर मैं 70 साल का हिस्सा मांग लूंगा। अब ये बहस नहीं जानी चाहिए ना अक्षय भाई। फिर मैं 70 साल का हिसाब मान लूंगा। आजादी के बाद से कौन सी पार्टी देश में कितना काबिज रही, फिर मैं इसका हिसाब मान लूंगा। युवा चेहरे के नाम पे किसको पोर्ट्रे करते रहे, फिर मैं उसका हिसाब मांग लूंगा। सर विषयांतर मत होइए, मुझे बताइए युवाओं की भूमिका इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? सीधा सवाल है अक्षय जी, सीधा जवाब। मैं पहले बहुत ही डिसाइसिव भूमिका है, राजनीतिकरण मेरी डिबेट का मत करिए सर। एक डिसाइसिव भूमिका युवाओं की है और तमाम मुद्दे जो मैंने आपको बताए उन पर है। और लोग जब अपने कॉलेज और से जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद, या फिर अभी मेरे साथी जो यहाँ पर बैठे हैं और जो या फिर स्कूल ग्रेजुएट्स हैं जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो जो अपने कॉलेज में माहौल देख रहे हैं, अपने आसपास जो उन्होंने देखा है, उन मुद्दों पर आकर जब वो लोग वोट मांगेंगे और अपने नेताओं को देखेंगे कि इस नेता ने क्या मांगे रखी, क्या इनके मैनिफेस्टो के अंदर हमें कंसिडर किया जा रहा है, क्या जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं क्या इनके मैनिफेस्टो में वो पूरी होती दिख पा रही हैं, तो वो सबसे बड़ा। पर ये भी तो देखा जाएगा ना कि मैनिफेस्टो में किसने कितने वादे किए तो वो अब तक कितने पूरे कर दिए। ट्रैक रिकॉर्ड भी मैटर करता है ना अक्षय जी, कि नहीं करता है? बिल्कुल, सिर्फ जो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मैनिफेस्टो को फायदेमंद बताना, 2019 के ब्लूप्रिंट देना होगा अक्षय जी ना, मैं बिल्कुल आपकी बात और यकीन भी करवाना होगा लोगों को। बिल्कुल, 2019 का लोकसभा के अंदर जो मैनिफेस्टो सरकार का आया था, आज 5 साल बाद अगर उसी मैनिफेस्टो को उठाकर देखेंगे तो वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल इसको लोग देखकर
एक फैसला वोट डालते हुए जरूर लेंगे कि क्या हमारी भर्ती पूरी निकल पा रही है, क्या पर्चा लीक नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, बिल्कुल ये आंकड़े सबके सामने रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है वोट कास्ट करने से पहले। गणेश शाहबुद्दीन हमारे साथ हैं और आप अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के और पत्रकारिता। गणेश, क्या लगता है क्या प्रायोरिटी हो सकती है? देखिए, जो यूथ है यानी कि युवा वर्ग किसी भी राष्ट्र का शक्तिपुंज होता है और हिंदुस्तान यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा बताए जा रहे हैं, पूरी दुनिया के हैं, जैसे आप आंकड़ों में भी आपने दिखाया, और मतदाताओं के रूप में भी बहुत भारी संख्या में एनरोल्ड हैं जो पूरा मतदान की और परिणाम की शक्ल बदल सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, राजनीति से अलग हट के मैं बात करूँगा, आज सारी पार्टियों के अंदर चाहे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ रही हो, यूथ को अपने एजेंडा में लेने की और यूथ का जो एजेंडा चल रहा है उसको फोकस में रखने की पूरी रणनीति चल रही है। नहीं, यूथ एजेंडा थोड़ी है गणेश जी। यूथ के जो मुद्दे हैं, क्यों मान रहे जो हैं आप? यूथ के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात, यूथ को वोट की तरह इस्तेमाल मत करिए ना, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ। देखिए आपको यूथ को मतलब यूथ बूथ जिता देगा ये सोच के यूथ का इस्तेमाल करेंगे, ये तो गड़बड़ है। देखिए, कंक्रीट क्या कर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा परिप्रेक्ष्य कहीं भी ये नहीं है कि यूथ को किसी तरह से बूथ जिताने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मेरा कहना यह है कि जो युवा है वो राष्ट्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की तब्दीली में उसको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा युवा शक्ति कार्य करती आई है। और आप देखेंगे, जैसे रोजगार की बात आई है, हमारी जो सरकार चल रही है अभी जो काम कर रही है, जो चुनाव से पहले जो काम कर रही है, आप देखिए रोजगार को लेके उसने स्वरोजगार की बात की, नए नए स्टार्टअप्स की बात की, यूनिकॉर्न की बात की, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की, उसके जरिए रोजगार पैदा करने की बात की, शिक्षा का जो सवाल है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के माध्यम से कहीं ना कहीं युवाओं को, भारत को एक ज्ञान का केंद्र बनाने की बात की। आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं जगह जगह। मतलब कोशिश ये की जा रही कि शिक्षा और रोजगार के सवाल को जो छात्रों के सामने खड़ा होता है या उनके परिवारों के सामने खड़ा होता है, जैसे हम कह रहे हैं भारत एक युवा देश है और पूरी दुनिया भारत को देख रही है, तो इन युवाओं को राष्ट्र की एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इनको एक एसेट के रूप में भारत को एक पेपर लीक कैसे होता है वो कैसे भूल जाए। एक आंकड़ा मैं बताता हूं, 3,313 टीजीटी, 850 पीजीटी और 1,017 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आवेदन 2022 में आए। गणेश जी, 13 लाख से ज्यादा आवेदक अब भी इंतजार कर रहे हैं 2 सालों के। क्यों नहीं पूछेगा युवा कि भाई क्यों लटका रहे हैं आप हमारे इन सारी भर्तियों को, और नई भर्ती है नहीं। दूसरी पार्टी ये भी समझा रही है ना कि हम तो भैया पुरानी भर्ती करेंगे जिसमें पेंशन भी दे देंगे आपको। देखिए, लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से आंकड़ों की बात भी करेंगे तो 4-4.5 लाख लोगों को केंद्र सरकार में बाकायदा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रदेश के, मैं उत्तराखंड जिस प्रदेश से आता हूँ, वहाँ आप देखेंगे जो पेपर लीक की आप बात करें, बड़ा सख्त नकल विरोधी कानून वहाँ पे बनाया गया है और कड़े सजा के प्रावधान रखे गए। और आप वहाँ देखेंगे जो भी भर्तियां आ रही हैं बिल्कुल फेयर तरीके से काम हो रहा है। जो पुराना सिस्टम बना रहा था उसको बिल्कुल खत्म करके, और गरीब घरों के बच्चे 1 नहीं 2-2 3-3 क्वालिफाई कर रहे हैं। आप लोग सर्टिफिकेट छाप लेते हैं फिर बांट भी देते हैं। आप धरातल पे देखेंगे, गौरव मिश्रा कहते हैं तो मैं समझ जाता, जो युवा वोटर है। सर, आप कौन सी फैक्ट्री में सर्टिफिकेट छापते हैं, बांटने लग जाते हैं? आप धरातल पर जाकर देखेंगे। कहने दीजिए ना ये बातें, ये युवा वोटर समझाते तो अच्छा लगता। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं भी युवा अभी अपने आप को कहता हूं, भले ही मेरी उम्र थोड़ा ज्यादा हो गई है और युवा छात्र राजनीति से मैं निकला हुआ हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह के सवालात छात्रों के सामने पेश आते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हों, और किस तरह से युवा मन सोचता है। तो उन चीज़ों से मैं रूबरू रहा हूँ, उसी के आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में बैठी हो, चाहे विपक्ष में बैठी हो, वो यूथ का जो एजेंडा है या यूथ के जो ज्वलंत प्रश्न है उनको पीछे नहीं छोड़ सकती। कोशिश इतनी भर हो कि यूथ को अपने हिसाब से सोच के मैनिफेस्टो या फिर उनकी योजनाएं तैयार ना की जाए, युवाओं के बीच जाया जाए, फिर बात की जाए। चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जरूर देखिएगा क्योंकि सिर्फ समस्या की बात नहीं, समाधान तक हम पहुंचते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। खेती की बाधाओं को पार था एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान,
जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ देख रहे हैं आप, और आज उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो युवा वोटर्स के तौर पे इस चुनाव में काफी निर्णायक हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये युवा वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देवेंद्र शुक्ला मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो शुक्ला जी, क्या वाकई इस बार का गेम चेंज करने की कुव्वत या मादा युवा वोटर्स में आप देख पा रहे हैं? एनालिसिस क्या है आपका? देखिए, फिर बात वहीं से शुरू कर रहा हूं कि आप अगर 2019 और 24 के जो पड़े वोट थे उनका कंपैरिजन करेंगे तो जो दो सबसे बड़ी पार्टियां थी उनमें 11 करोड़ मतों का जो है वो अंतर था। जब युवाओं की पॉपुलेशन जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा है, तो इनमें से अगर 50% हम वोटर टर्नआउट मान ले, जैसा कि आप कह रहे हैं कि युवा जो है कंपैरेटिवली अभी तक 4 चरणों में कम लाइनों में खड़े दिखाई दिए हैं, ठीक है, तब भी मैं ये मान लूं कि 50 अगर परसेंट भी वो वोट करें तो ये 10 करोड़ हो जाते हैं। 10 करोड़ में से अगर ये दो हिस्सों में सीधे सीधे बढ़ जाएं, तब तो पार्टियों में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पुरानी स्थिति बहाल रहेगी। लेकिन इनमें से कोई एक 8 करोड़ हो जाए और इनमें से कोई एक 6 करोड़ हो जाए, अच्छा, तो पहली पार्टी के मतों में से 6 करोड़ घट जाएगा और दूसरी में 8 बढ़ जाएगा, तो भी एक डिसिसिव मैंडेट जो है वो आ जाएगा। तो जब ये कहा जाता है कि 30 साल तक की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या जो है वो टोटल वोटर पॉपुलेशन का 1/5 है, तो 1/5 एक ऐसा, और अगर हम अब फिर मैं कहूं कि अगर हम लास्ट फेज का वोटर टर्नआउट जब देखें कि 65% प्लस है, तो आप इसमें 1/5 पॉपुलेशन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। दूसरी चीज कि ये जो चुनाव हो रहा है ये केंद्र की सरकार को चुनने के लिए हो रहा है कि किस दल या किन दलों की सरकार जो है केंद्र में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले 2019 के बाद से जो विधानसभा चुनाव 30 लगभग जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, हर साल 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उसमें भी वोटर अपना चुनाव करता है। शिक्षा, बेरोजगारी, ठीक है कि शिक्षा के बाद बेरोजगारी वाला स्टेप आता है, तो ये तय बात है कि जो युवा वोटर हैं उन्हीं के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 65 साल में कोई एजुकेशन इसलिए ले रहे हो, आप शौकिया ले सकते हैं, लेकिन इसलिए आप नहीं ले रहे होंगे कि आपको कोई जॉब चाहिए। लेकिन शुक्ला जी, जब आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, ग्राउंड्स पे जाते हैं, सैंपल्स लेते हैं, जैसे मैंने अपने दर्शकों को बताया, कई एग्जिट पोल, प्री पोल, पोस्ट पोल आप लोग कराते रहे, तो सर तब आप जब युवाओं से मिलते हैं तो उनका सोचने का जो एंगल होता है, मैं वो आपसे समझना चाह रहा हूं। किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं, क्या सोचते क्या है असल में? देखिए, एक तो ये चीज है कि जब आप बात करते हैं कि युवा मतदाता सोचता क्या होगा, तो जैसे अगर आपका तो किसानों से जुड़ा पूरा प्रोग्राम ही आप करते रहते हैं, तो किसान के मन में बेसिकली क्या चलता होगा? उसके मन में यही चलता होगा ना कि कोई भी सरकार आए वो खेती किसानी से जुड़े जो है वो कितनी बेहतर हालात जो है हमारे लिए बना सकती है। तो युवाओं के मन में सबसे पहले अगर कोई चीज ये आएगी तो ये आएगी कि भाई शिक्षा से रिलेटेड क्या हो सकता है। 18 साल की आयु का जो मतदाता होगा, अगर आप एक सामान्य पढ़ने का ट्रेंड माने तो 12वीं क्लास पास करके वो हायर एजुकेशन के लिए बीए या ग्रेजुएशन के लेवल पे आ जाता है, बीटेक कर रहा होता है, एमबीबीएस कर रहा होता है, इस तरीके का होता है। तो पहले तो युवाओं के मन में सबसे पहले ये होगा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किन्हीं भी सरकारों, मैं ये केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य सरकार भी शिक्षा का जो है वो दोनों ही सरकारों का विषय है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में खड़ा किया है। फिर इंस्टीट्यूट से आप जब निकल गए तो आपके लिए रोजगार है कि आपने पढ़ाई कर ली, ठीक, फिर क्या करेंगे? तो उसके बाद है कि अल्टरनेटिव आपके पास जॉब क्या है। जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरियों में कितने लोग पहुंचे, जॉब का मतलब ये है
पहले ये ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की अब जो ट्रेंड दिख रहा है, तो उसमें प्राइवेट नौकरियों में भी लोगों का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली बढ़ रहा है और ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है। लोग नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, लोग अब नौकरियां कंपैरेटिवली कम करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का जो इनिशिएटिव है ज्यादा लेना चाहते हैं। तो सरकारें इस तरीके का माहौल बनाएं। सरकार ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस खड़ा कर देगी, लेकिन सरकार कम से कम ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट तो तय करे कि उससे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो सके। तो ऐसे ही यूथ का भी है कि आप इंस्टीट्यूट खड़े करिए अच्छे, आप अच्छी नौकरियों की बात करिए, आप ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करिए कि अगर यूथ कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो उस तरीके का इन्वायरमेंट जो है पा सके। यही है, बातें तो होती ही रही हैं, होती भी हैं, आगे भी होती रहेंगी। वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कौन कर पाता है और युवा को वाकई कौन समझ पाता है, मैं यही आज समझना चाह रहा हूँ। गौरव मेरे साथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर बनने चाह रहे हैं। गौरव, एक युवा मतदाता जब वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग सेंटर पे जाता है तो क्या देखता है? पार्टी देखता है, कैंडिडेट देखता है, उस कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, या मैनिफेस्टो देखता है, या ये देखता है कि पहले इस पार्टी ने कितना काम किया है, या फिर इसके अलग कोई और थॉट जो आप समझा पाए मेरे व्यूवर्स को, उसके मन में चलता क्या उस वक्त? सर ये जितनी भी चीजें आपने कही ये तो एक काफी सेकेंडरी चीज हो गई। अच्छा, ये इस समय जो हम लोग इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो यूथ को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। यूथ को किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल की तरफ इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। किसी अगर 20 लोगों में, अगर 20 दोस्तों में किसी एक को एक पार्टी दल के बारे में पता है, वो 19 को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो सिर्फ अपने दल की अच्छी चीजें दिखाए और दूसरे दल की खराब चीजें दिखाए। पर सवाल तो सर यही उठता है ना कि यूथ तो पोल पे तब सोचेगा जब यूथ वहां पोलिंग पे मतदान देने जाएगा। पर ये स्टैट्स तो आपको दिख ही रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत फिर सर वही आती है कि क्या सरकार या कोई भी राजनीतिक दल है वो एक बार हमारे लिए सोच भी रहा है? ये मैनिफेस्टो बनना या ये चीजें निकालना, ये सुनने में तो बहुत अच्छी मुझे भी लगती हैं, पर क्या ये चीज सुनने में क्या कभी लागू हो पाएगी कि आज ये बात हो गई, आज से 5 साल बाद भी इसी जगह पे हम लोग खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं फिर सर ऐसा आ जाता है कि अब यूथ देखता है कि जब कोई भी राजनीतिक दल मुझे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्यों जाके उस पोलिंग लाइन में 5 घंटा 6 घंटा खड़ा रहूं? गौरव, आप मेरे ही सवाल पे आ गए ना, तो कैसे महसूस होगा कि आपको कोई पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो क्या देख रहे हैं आप ऐसा उसमें? हम सर पहले देखना चाहते हैं कि पार्टी का एक तरीके से मैनिफेस्टो क्या होगा, वो यूथ की तरफ करना क्या चाहती है, वो ऐसी क्या चीजें ला रही है कि जो दूसरा राजनीतिक दल नहीं ला पा रहा है, या वो क्या नई चीजें ला रही है ना। मैं सबसे साधारण एग्जांपल सर आपको अभी ये दे सकता हूं कि 20 तारीख को लखनऊ में मतदान है। मैं लखनऊ में ही एक वोटर हूं। अब मैं 20 को जब मतदान दूंगा तो कई मेरे जानने वाले ऐसे भी हैं जो 20 तारीख को मतदान इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके एग्जाम है कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं ये ग्रास रूट लेवल पे आपको या किसी भी सरकार को आके एक बार सोचना ही पड़ेगा कि ऐसी चीज ना हो कि एग्जाम की वजह से या किसी चीज की वजह से युवा का वोट ना जा पाए। ठीक है, तो वोट का आपका कास्ट हो पाए। लेकिन गौरव, ये जो फ्री बीज वाली चीज होती है, हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये कितना फैसिनेट करता है एक युवा को कि भाई पैसा मिलेगा, अगर बेरोजगार रहेगा तो भत्ता मिलता रहेगा? ये कितना फैसिनेट करता है सर? भत्ते की बैसाखी पे चलना युवा कितना पसंद करता है इन टोटलिटी? सर इन टोटलिटी तो मुफ्त में तो कोई कुछ भी फ्री मिले तो अच्छा ही लगे। अच्छा लगे, मतलब अट्रैक्ट करता है युवा? बिल्कुल बिल्कुल अट्रैक्ट करता है सर। पर अब बात ये भी आती है कि जिस प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन अलग हैं, फिर ये वो युवा तो है ही नहीं जिसके भरोसे हम देश को दुनिया की रफ्तार के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये युवा जो आप कह रहे हैं कि युवा ये सोचता है और उसे पसंद आता है कि फ्री का कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, तो ये वो युवा तो नहीं है जिसकी कल्पना हम बहुत कर रहे हैं और जिसलिए हम इठला रहे हैं कि हम सबसे युवा देश हैं। क्योंकि हम तो उस युवा को जानते हैं जो देश को दुनिया की रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी सही है सर। और ये तो मैं कभी ऐसे कहूंगा भी नहीं कि 100 में अगर आप कोई भी राजनीतिक दल कुछ मैनिफेस्टो निकाले तो 100 में 100 युवा आ जाएंगे, नहीं। कुछ 20 की तो मेंटालिटी यही है कि हमें फ्री मिल रहा है, वो मिलेगा। तो आप कम से कम और 80 पे तो ध्यान दीजिए, और 80 का तो सोचिए आप, क्योंकि जिनकी ये मेंटालिटी हो गई है, जिनको मुफ्त का मिल रहा है, जो मुफ्त की तोड़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा यही होगा कि एक नॉर्मल लेबर को जहां 800 रुपए पर दिन मिल रहा है
और जो 24,000 रुपए 10-12 घंटे मजदूरी करके कमा सकता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, वहीं कई पढ़े लिखे बैचलर्स और पीजी करने के बाद कई लोगों को 15,000 रुपए की नौकरी मिल रही है और उनका भी काम 12 घंटे का है। तो अब आप एक यूथ को ये कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो पढ़ा लिखा कई बार चीजों में फर्क होता है, जो मजदूरी करने वाला है वो जीवन भर मजदूरी करता रह जाएगा उस 24,000 में, जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, लेकिन जो 15,000 पे स्टार्टिंग कर रहा है वो आगे 50, 60, 70 लाख रुपए तक भी जाएगा, उसकी संभावनाएं भी बनी रहती हैं अगर वो शिक्षित है। तो चलिए आऊंगा आपके पास, अक्षय जी भी मेरे साथ हैं। तो अक्षय जी, ये युवा वोटर जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में है, ये कैसे पार्टियां अपने बस में करेंगी? क्योंकि युवा तो इतनी जल्दी, ये आज का युवा है इंटरनेट गैजेट्स वाला, जो पल भर में टेक्नो चीजें समझता है, जो बताता है, उसको अट्रैक्ट करना क्या एक टफ टास्क है? देखिए, टफ टास्क की बात मैं करूं तो वो उनके लिए होगा जिनको शायद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़े, अपनी सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन मैं अब आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने डिस्कस करूं। अच्छा। जब हम दिल्ली में है, आपका स्टूडियो दिल्ली में है, और मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करूं तो तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो इस देश में है, वहाँ पे हमारा एक पहले से चाल चलन रहा है। मैं डीयू की बात करूं, जेएनयू की बात करूं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये हमेशा से एक ग्रांट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम रहा है, जहां पर बहुत ही रियायती दरों पर आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेते हैं और बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली में। मैं खुद बात करूं तो मेरी वकालत दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी से हुई और जहां पर सालाना फीस मात्र 5,000 रुपए थी। अच्छा। जो मेरे साथ स्कूलमेट्स थे जो अलग अलग किसी टॉप यूनिवर्सिटीज में गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उनकी पर सेमेस्टर की फीस 1 लाख रुपए थी। लेकिन आज जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को बदला गया है, जहां पर आप लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ग्रांट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से लोन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ आए हैं, जहां पर हैफा जैसे कानून लाए गए हों, हायर एजुकेशन फंडिंग जैसे, तो वो जो बच्चा कॉलेज के अंदर पढ़ा और उसने पहले देखा कि पहले साल मेरी फीस 5,000 रुपए थी, दूसरे साल जब मैं गया तो मेरी फीस 20,000 रुपए बढ़ा दी गई, थर्ड ईयर से जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो वो 50,000 रुपए बढ़ा दी गई, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया और तो मैंने ग्रेजुएशन की जब फीस पता करी तो वो लाखों रुपए पहुंच गई। तो उसमें कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरिट के आधार पर जो बच्चा सीट सिक्योर कर रहा है, वो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से पढ़कर आया हो, उनको एक सामान्य प्लेटफॉर्म ये टॉप यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं, और जहां पर आप अपनी फीस बढ़ोतरी देखें तो वो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद जब इन टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो जिन सरकारों ने 2019 में और 24 के चुनाव में सत्ता हासिल करी, अपने मैनिफेस्टो में कहा कि इन टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हम सीट्स बढ़ा देंगे, वो सीटें जब ना बढ़ाई जाएं तो वो, क्योंकि ये तो एक भारत के संविधान में नियम है, राजा हो या रंक वोट सबकी एक होगी, तो उसको जब वो वोट की चोट करने का मौका मिलेगा तो वो ये बात जरूर कहेगा कि जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात थी और आज वो 5 किलो राशन पर आ चुकी हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोच समझकर वोट देगा और बहुत ही एक निर्णायक फैसला। तो आपको ये लगता है कि दूसरों की नाकामियों को देखते हुए, दूसरे के फेलियर को देख के किसी और को वोट मिल जाएगा, लेकिन उसकी अपनी कुवत नहीं है कि जिससे वो बता पाए कि भाई मुझे वोट इसलिए दो? बिल्कुल, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं या अपने संगठन की बात करूं तो 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को सामने रखकर अपना मैनिफेस्टो युवा न्याय, जहां कांग्रेस पार्टी उसको लेकर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने युवाओं के बीच में लेकर जा रहे हैं। इतने लंबे समय से नकारा हुआ है सर आपको लोगों ने? नहीं, मेरे हिसाब से अगर नकारने की बात हो तो तेलंगाना में एक ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ, कर्नाटक को पहले प्राप्त हुआ। मैं एनएसयूआई की अगर मैं बात करूं तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग उपाध्यक्ष की सीट पर काबिज है, तमाम यूनिवर्सिटीज के, पंजाब के अंदर हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया। तो अगर मैं बात करूं अपने मैनिफेस्टो को सामने लेकर आने की, सर युवाओं को राजनीति का अड्डा ना बनाए ना, मैं यही तो कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप सर मेरे साथ रहिए, गणेश जी भी मेरे साथ हैं। तो गणेश जी, असल में राजनीति के इतर युवाओं के भविष्य को कैसे लिखने का एक बड़ा प्रयास किया जा सकता है सही मायनों में, जिससे उनको शिक्षा भी मिल जाए, रोजगार भी मिल जाए और फिर वो देश की प्रगति में काम भी कर लें और ब्रेन ड्रेन जैसी स्थिति भी ना हो। देखिए घनश्याम जी, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, और उसको डेमोग्राफी से आपने जोड़ा है कि एक यूथ कैसे उस डेमोक्रेसी को बेहतर आकार दे पाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो युवा है, जैसे हमारे भाई अभी जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उन्होंने बात कही कि थोड़ा अनिच्छुक है मतदाता, जुड़ नहीं पाता, वोटिंग की लाइन पे नहीं पहुंच पाता, चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जुड़ पाता। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना है कि समाज की प्रक्रिया में उसे जोड़ना पड़ेगा। उस लोकतंत्र का वो युवा भी अभिन्न अंग है, इसलिए युवा मताधिकार का प्रयोग यहाँ पे हिंदुस्तान में हो रहा है।
पहले 21 साल वोटिंग की उम्र थी, अब 18 साल की गई। और 18 से लेकर 25-30 साल का जो युवा है वो ये सोचे कि मुझे अपने करियर की भी चिंता करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई की भी चिंता करनी है, उसके साथ साथ मुझे इस देश की भी चिंता करनी है, अपने समाज की भी चिंता करनी है, क्योंकि मेरा जो एक वोट होगा वो मेरे मौलिक अधिकारों की भविष्य में रक्षा करेगा, मेरे इस देश को सशक्त बनाएगा, विकसित बनाएगा, और कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है शासन सत्ता के द्वारा उसमें मेरी भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। जिस दिन इस देश का युवा ये सोचेगा, कहीं ना कहीं वो इस पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें युवा का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और वो देश के सशक्त देश के लिए, और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 2047 में भारत जो है एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनेगा, और जिसमें तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, तो वहां पर हम युवा अगर सोचेगा कि मैं भी कनेक्टेड हूँ, वेल कनेक्टेड हूँ, और ये मेरा देश है और मेरा वोट जो है बहुत बड़ा वाहक है इस देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं के अंदर जो पूरा डिस्कोर्स आएगा तो कहीं ना कहीं युवा बड़ी भूमिका में खड़े होंगे इस देश के अंदर। और इतिहास भी रहा है, होते भी आए हैं समय समय पर, और समय समय पर युवाओं ने पहल की, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो अपनी पढ़ाई और अपने करियर की चिंता में ही खोया रहता है और वो समाज के बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता। इस बीच में अगर ये राजनीति युवाओं के लिए इतनी अच्छी है तो फिर इस राजनीति में क्या युवा आने की सोच रहे हैं? क्योंकि कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि युवा बहुत अनिच्छुक रहते हैं और बहुत कम युवा कहते हैं कि भाई मैं राजनीति में जाना चाहता हूं। इसे भी समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो सच के साथ देख रहे हैं आप, और आज उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो 18वीं लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात यंग वोटर्स की हो रही है, युवा मतदाता की हो रही है। सभी खास सामान हमारे साथ लगातार बनने हुए देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो देवेंद्र जी, ब्रेक से पहले जो मैं असल में सवाल टॉस कर रहा था वो यही कि अगर विरासत को छोड़ दें तो क्या इस राजनीति में जो युवा बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं वो बदलाव का बीड़ा उठाने के लिए तैयार दिखते हैं क्या? देखिए, ये बहुत जिसे कहते हैं कि जब सीमित दायरे में आप देखेंगे, अगर 543 लोकसभा सीटों की बात होगी तो ये बड़ा सीमित दायरा है कि जिसमें जो है वो लोगों को मौका मिल सके कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े। देखिए, 543 का जो आंकड़ा आप देखते हैं या कहते हैं कि संसद जो है वो लगातार बूढ़ी हो रही है, क्योंकि पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय जो सांसदों की औसत आयु थी वो 46 के आसपास थी, अब वो 55 के आसपास हो गई है। तो अगर ये सिर्फ दो फिगर देखेंगे तो आप ये निश्चित तौर से कह सकते हैं कि संसद जो है वो बूढ़ी हो रही है। लेकिन जब आप उसमें अलग अलग लोगों की जो है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि या उनकी शैक्षणिक या उनकी जिसे कहते हैं कि वो प्रोफेशनली क्या किस एरिया से हैं, तो आपको वैरायटी बहुत मिलेगी। आप पहली लोकसभा से आज की जो लोकसभा देखेंगे उसमें वैरायटी बहुत मिलेगी। दूसरा ये है कि जब विधानसभाओं की बात करेंगे लोकसभा से पीछे जाके, तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं अलग अलग विधानसभाओं से देश भर में, वो 4000 के आसपास का फिगर आता है। फिर इसी के आगे आप चले जाएं कि जो लोकल बॉडीज हैं अर्बन, फिर उसके और आगे जाएं जो लोकल बॉडीज हैं गांवों की। तो अगर जो आप ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो कि बहुत बाद में नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए उनमें आप अगर यूथ का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो आप ग्राम प्रधानों की आयु मेरे विचार से अगर आप पाएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि वो 55 साल वाली आयु आ रही है। अच्छा। तो हमारी जो नीचे की जिसे कहते हैं कि जहां से वास्तव में आप इसे इस तरीके से देखिए कि गणेश जी हमारे साथ बैठे हैं, वो छात्र संघ से रहे हैं उत्तराखंड में, और बगल में NSCI से एक व्यक्ति हैं। तो अगर आप इनसे देखेंगे तो भाई किसी कॉलेज लेवल की जो पॉलिटिक्स रही होगी, जो छात्र संघ का चुनाव रहा होगा, वहां तो 65 साल की आयु का व्यक्ति जो है वो
छात्र संघ अध्यक्ष चुना जा रहा हो, ये तो नहीं हो रहा होगा। छात्रों का चुनाव है ना सर वो तो बेसिकली वही बात है कि आप जब नीचे की लेवल पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो भी चुनाव का ही हिस्सा है। आप ये कतई मत सोचिए कि देश में केवल प्रधानमंत्री का पद ही चुना जाना सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राम प्रधान का पद नीति निर्धारक लोग भी तो कुछ होते हैं कि नहीं होते हैं सर? देखिए, जो नीति निर्धारण का हाथ युवाओं में आना चाहिए, उनके हाथ में नहीं आना चाहिए। नहीं, परिवारवाद, बाहुल्य, शक्ति बल, बाहुबल, पैसा, विरासत, सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रमुख हो जाती हैं और मेरिट गॉड हो जाती है? एक आईआईटी किए हुए पास आउट बंदे को क्या हम राजनीति में आते हुए देखते हैं सर? नहीं, राजनीति हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम 20 केसेस में ऐसे गिना सकता हूं कि लोग आईआईटी और आईआईएम्स को छोड़ के अपनी ग्राम प्रधानी लड़ने के लिए राजस्थान में आए, केरल में आए। लिटरेसी का लेवल क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट मैटर करता है। दूसरी चीज है कि व्यक्ति में खुद की परिवर्तन लाने की क्षमता कितनी है। आप अपने लिए अगर नौकरी करना चाहते हैं तो आईआईटी से आप कंप्यूटर साइंस लीजिए, आप बाहर चले जाइए। सर आप देश के लिए अगर करना चाहते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, आपके भी बच्चे होंगे, आप उनमें से किसी को कहते हैं कि बेटा या बेटी तू बड़ी होकर नेता बनेगी? ईमानदारी से बताइएगा, आपने कहा है अपने बेटे को या बेटी को? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, अपने परिवार या आसपास के परिवारों में उनका जो लिटरेसी लेवल है, उनमें ये कहा ही नहीं जाता कि बेटा तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या तुम नेता बनो। सर एक सामान्य परिवार को ले लीजिए, अच्छा क्या किसी सामान्य परिवार में ये कहा जाता है कि बेटा तू नेता बनेगा, देखिए सामान्य परिवार, सामान्य का मतलब ही ये होता है कि आपकी सोच जो है जो बिल्कुल लीक वाली हो। तो जब लीक वाली सोच की आप बात करेंगे तो वो तो हमेशा ही ये कहेगा ना कि सबसे पहले एक नौकरी ढूंढ लो बेटा एग्जाम के बाद। ये वही वाली बात है कि हम ओलंपिक खिलाड़ी पड़ोसी के घर में राजनीति है तो हो सकता है कि राजनीति का पाठ पढ़ा दिया जाए। आप देखिए, राजनीति का मतलब अगर आप सिर्फ ये मान रहे हैं कि वो सांसद बने, राजनीति का मतलब अगर सिर्फ आप ये मान रहे हैं कि वो विधायक बने, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन अभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 543 और 4000 को आपको जोड़ना है। लेकिन आप, मैं फिर कह रहा हूं कि आप प्रधानी के लेवल पे जाइए, आप पार्षदों के लेवल पे जाइए, तो उनका जो एज ग्रुप है वो कंपैरेटिवली बहुत युवा है। आपको वहां पे 25 के आयु के भी लोग मिल जाएंगे, आपको वहां पे 28 वाले भी मिल जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितनी बड़ी इकाई आप लेंगे, मतलब जिनका स्पेक्ट्रम जितना बड़ा है, उसमें कंपैरेटिवली यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। और छोटा एरिया लेंगे तो वहां यूथ का पार्टिसिपेशन मुझे वाइंड अप भी करना होगा। तो गौरव, क्या वाकई उतनी ही उत्सुकता के साथ, उतने ही जोश के साथ युवा दिखाई देते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो राजनीति में जाएंगे? पिताजी ने कभी कहा आपसे कि गौरव बड़े हो जाओ और थोड़ा चलिए नेता बन जाओ तुम? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को अपने स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है, एक तरीके का स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि पॉलिटिक्स सुनते ही या पॉलिटिशियन सुनते ही सिर्फ एक दिमाग में आता है मारामारी और बाहुबल, है ना, कुछ ऐसा कर देना या कुछ वैसा कर देना। तो ये एक मेंटालिटी रही है। और सर मैं सही बोलूंगा, मुझे तो नहीं लगता कभी कि कोई भी ये कहता है, या मैं भी कभी आगे बोलूंगा अपने बच्चों को कि भाई तुम नेता बनो। मैं भी किसी उसी फील्ड में जाऊंगा जैसे कोई रिस्पेक्टेबल। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है गौरव, आप नेताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश की दिशा और दशा बदल दे और खुद उस रोल में आना नहीं चाहते। ये तो बड़े सेल्फिश हैं। हाँ सर, ये तो है कहीं ना कहीं सर वो एक बात आ जाती है प्रेफरेंस पे भी। अब सब लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सब लोग सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहते, तो कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस मेरी भी कहीं आगे होगी कि मैं किसी को सामने से चाहता हूं, मैं किसी को सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं खुद नहीं आना चाहता, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई मेरा कोई स्टैंड ना हो। मैं चाहता हूं मेरा स्टैंड हो, पर मैं उस स्टैंड का चेहरा नहीं बनना चाहता हूं। क्यों? है ना, क्यों सर, एक ये भी होता है कि कहीं ना कहीं एक, जैसे हमने आज तक उतना युवा नेताओं को देखा नहीं, है ना, तो मेरे लिए ये पॉलिटिक्स में आना या किसी उस दल से जुड़ना मेरे लिए बहुत, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब यही पार्टीज आपको ये समझाती हैं कि भाई पढ़ाई के बाद देखिए नौकरी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा तब आपको नौकरी मिलेगी, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, या वो कुछ पार्टियां जब ये समझाती हैं कि मेरिट के हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी, ये ज्यादा समझ में आता है? सर दो ऑप्शन है, एक या दो, कौन सा? सर मैं तो कहूंगा मेरिट के हिसाब से। मेरिट के हिसाब से? जी बिल्कुल, मेरिट के हिसाब से ही नौकरियां मिलनी चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए फिर दोबारा से? मेरिट के हिसाब, जी सर बिल्कुल, मेरे ख्याल से
कि मेरिट के हिसाब से इसलिए क्योंकि सर मेरिट लाना आसान नहीं है। आप अगर डिग्री ले रहे हैं तो 40% वाले को भी डिग्री मिल जाएगी और 95% वाले को भी वही डिग्री मिलेगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई 95% लाया है, मेरिट लाया है, तो कहीं ना कहीं उसने ज्यादा अच्छा किया होगा ना। तो वो 95% लाने वाला दोबारा से एग्जाम देने में क्यों घबरा रहा है भाई? दोबारा एग्जाम देगा, वो तो 95% वाला है, उसे ही जॉब मिलेगी फिर तो। जब वो इतना काबिल है कि वो 95 स्कोर कर रहा है एग्जाम्स में और वो डिग्री ले रहा है, वो नौकरी के लिए भी कर लेगा फिर तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए। पर सर बात फिर वहीं आती है ना कि कहीं ना कहीं फिर एक युवाओं में ये मेंटालिटी थोड़ी बैठ जाती है कि अगर मैं 95% ला के मुझे फिर पेपर देना है या फिर यही चीज करनी है, फिर जाके 95 भी ना काम आए तो 99 लाना। भारत का ये युवा परीक्षाओं से डरने वाला नहीं है गौरव, ये तो परीक्षाएं देनी है और जीवन में कई परीक्षाएं देनी होती है। चलिए बहरहाल आपका ये ओपिनियन है। मेरे साथ अक्षय जी भी हैं। तो अक्षय जी, हर पार्टी की यही कोशिश कि ये युवा तकदीर और तस्वीर इस बार के चुनाव में बदल दें, लेकिन आपको क्या लगता है वाकई ये सिर्फ एसी कमरे में बैठ के कुछ योजनाएं बनाने से हो जाता है, या फिर लोगों से मिलना पड़ता है, मुखातिब होना पड़ता है, युवाओं को समझना पड़ता है? कई बार तो युवा ये भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए एक युवा आयोग भी होना चाहिए जो स्पेसिफिक हमको समझे, हमारी समस्याओं का निस्तारण करे। तो क्या इस तरह की योजनाओं पे कोई कोशिश की जा सकती है बनिस्बत इसके कि भाई हम आ जाएंगे तो बहाली ऐसे कर देंगे कि पेंशन मिलने लग जाएगी, हम आपके एंट्रेंस एग्जाम पे रोक लगा देंगे, हम आपको भत्ते की बैसाखी पकड़ा देंगे, या फिर कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए? अक्षय जी देखिए, मैं अगर कॉन्क्रीट की बात करूं, आपने युवा आयोग की बात करी, तो पिछली जो राजस्थान की अभी सरकार थी 5 साल रही जी, उसमें युवा आयोग था। और इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण मांग रहती है छात्र आयोग की, क्योंकि जब सभी वर्गों के लिए एक आयोग इस देश के अंदर है तो क्यों ना हो। और जब आपने बात करी कि युवाओं को राजनीति में लाने वाली बात, तो मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। मैं पहला अपने घर का सदस्य हूँ जो अपने परिवार की तरफ से कॉलेज में गया। मेरे माता पिता 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, मेरे दादाजी भी 10वीं कक्षा तक पढ़े थे जी। और जहाँ तक राजनीति की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में सभी गैर राजनीतिक लोग हैं। मेरे घर के लोग शायद कभी वोट डालने जाया करते थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का एसोसिएशन नहीं था। और अगर अभी बात करी जाए कि लोग राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, बात ये कि राजनीति लोग करके जनरलाइज मत करिए। युवाओं की अगर बात करूं, मेरा टॉपिक युवा है, युवाओं की राजनीति में आने की बात करूं तो सबसे पहले राजनीति के दरवाजे उनके लिए खोलने पड़ेंगे ताकि वो लोग यहाँ पर पहुंच सके। एक परिवार का कब्जा हो गया ना सर कई पार्टियों में, तो ऐसा भी हम देखते हैं। मैं अगर ऐसे ही कहूं कि अगर कोई एग्जाम होता या कोई यूपीएससी लिख के अगर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना होता या पिताजी के नाम पे बीसीसीआई सेक्रेटरी बन गए हैं तो उनकी बात मैं खैर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं बात मेरिट की करूं तो चुनाव लड़के अगर कोई पहुंच रहा है विधानसभा तक, संसद तक, उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी स्तर पे, अपने वार्ड के स्तर पे, अपने नगर निगम के स्तर पे कोई लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो उनको आगे बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। और मेरे हिसाब से युवाओं की अगर आपने बात करी है राजनीति में आने की, तो एक बहुत बड़ा चंक अभी आपको दिख रहा है जो आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में बड़े बड़े पदों पर और पॉलिसी मेकर्स जो लोग रहेंगे, जो लोग आज टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और इसके लिए सबसे अहम चीज ये कि जो कॉलेजेस के अंदर चुनाव होते हैं ये कुछ यूनिवर्सिटीज तक सीमित ना रहे। जहां भारत देश की मैं बात करूं जहां पर 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, लेकिन कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज और कुछ चुनिंदा प्रदेशों में चुनाव होता है, तो वो भी गलत है। आपको सभी के लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, सभी को अपनी योग्यता आगे रखने का मौका मिले। और इस अच्छा अक्षय, एक चीज बिल्कुल मतलब इम्पार्शियल होकर बताइएगा, वो बच्चे जो छात्र संघ के दौरान या कॉलेजेस के दौरान राजनीति करते हैं, क्या वो उस फलक पे, उस पटल पे पहुंच पाते हैं जो देश के मानचित्र पे अपनी एक खास छवि बना पाए कंपैरेटिवली उन लोगों के जिनके पिताजी राजनीति में हैं, माताजी राजनीति में हैं, दादाजी कभी राजनीति में थे, जिनका सरनेम कुछ खास हो सकता है? क्या उन लोगों के कंपैरिजन में एड़ियां घिसने वाला वो छात्र नेता राजनीति के लिहाज से देश के प्रतिबिंब पे अपनी छवि बना पाता है? ईमानदारी से भूल जाइए आप किसी खास पार्टी से। मैं जिस प्रदेश में बैठा हूं, मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, मैं दोनों पार्टियों की बात करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको अजय माकन जी भी मिले, आपको अरुण जेटली भी मिले, दोनों अलग अलग पार्टी से रहे और आज आपके सामने रहे। तो उनके लिए राजनीति के दरवाजे खोले गए और उन लोगों ने आके लीड किया है और साबित किया है
कि छात्र राजनीति से निकलने वाला व्यक्ति भी देश का नेतृत्व कर सकता है। चलिए, इतनी बड़ी जी उसमें आपने 2 नाम गिनाए, लेकिन वो आंकड़ा और बड़ा होना चाहिए। लेकिन गणेश जी, क्या वाकई हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां युवाओं को आगे बढ़ना होगा और सिर्फ बदलाव की उम्मीद नहीं करनी होगी, बदलाव में भूमिका भी निभानी होगी? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि युवाओं को, जिनके बारे में एक अंग्रेजी में कहावत है, ए यूथ कैन मूव द माउंटेन, बहुत प्रचलित कहावत है, यानी कि युवाओं के हाथ में वो सारी ताकत है जिसके बल पे वो बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ संवार सकते हैं। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और मैं जिस प्रदेश की बात करता हूँ, उसी प्रदेश में पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। देखिए, उत्तराखंड राज्य की मांग बहुत पुरानी थी, पर्वतीय भूभाग को मिला के, और 94 में जब यूथ सड़कों पे आ गया, छात्र युवा सड़कों पे आ गया, तो केंद्र सरकार को मजबूर होकर जो है राज्य का गठन करना पड़ा। उस राज्य में मैं देखता हूं कि कई सारे युवा, राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। गणेश जी, पता है आपको, उसी राज्य में युवाओं के पलायन का रेशो आप जानते हैं? देखिए, रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है, बहुत नई संभावनाएं पैदा हो रही है वहाँ पर, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, दर्जनों सैकड़ों होम स्टे के रूप में, पर्यटन के रूप में, अलग अलग तरीके से लोग रोजगार वहाँ पर पा रहे हैं, और कुछ और अलग अलग स्टार्टअप्स के जरिए लोग कोशिश कर रहे हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने। 246 लोग हर रोज माइग्रेट करते हैं गणेश जी। देखिए, मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना, आप कभी आइए हमारे प्रदेश में, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पढ़े लिखे युवा मत्स्य पालन के जरिए, पर्यटन के जरिए, अलग अलग स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को भी संवार रहे हैं, अपने गांव को भी संवार रहे हैं। और मैं आपको जहां तक राजनीति की बात करूंगा, बहुत सारे हमारे साथ के समकालीन जो छात्र नेता रहे हैं, वो एमएलए भी बन गए हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बन गए हैं, वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी बन गए, और जो नीति निर्माण की आप बात कर रहे हो, नीति नियोजन की बात कर रहे हो, उसमें सक्रिय भूमिका वो निभा रहे हैं। हमारे जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो युवा को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिरामिड राजनीति में छोटा है, ऊपर के लेवल पे आपको पद कम मिलेंगे, आप हर आदमी सांसद नहीं बन सकता, हर आदमी विधायक नहीं बन सकता, हर आदमी मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन युवा लगातार, युवा अगर प्रयास करेंगे, राजनीतिक मैदान में रहेंगे, हर लड़ाई का एक फॉर्मेट होता है, हर लड़ाई का युद्ध का एक मैदान होता है, उसमें वो अपने सारे हथियारों के साथ खड़ा रहेगा, लगातार जनता के दुख दर्द में शामिल रहेगा, तो निश्चित तौर पे वो एमएलए भी बनेगा, एमपी भी बनेगा, और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा रहने पर उसको युवाओं को व्यक्तिगत परिणाम भी मिलेगा। चाशनी में डुबो के आप बहुत समझा चुके, कुछ करके दिखाना होगा सर। देखिए, ये किताबी बातें हैं, ये एस्से राइटिंग कंपटीशन में जाएंगे, आप जीत जाएंगे, फर्स्ट प्राइज लाएंगे। देखिए, हमारा काम है सकारात्मक रहना, हम सकारात्मक रहने में और बेवकूफ बनाने में फर्क होता है। आप गिलास आधा खाली है, आधा भरा है, हम कोशिश करना चाहते हैं कि बेहतर काम हो, और छात्र युवा भी जब तक आएंगे तो वो बेहतरी की ओर बढ़ेंगे, ये सोच के साथ उनको आना चाहिए, एक बने बनाए फॉर्मेट में उनको नहीं। ठीक है, तो आज के इस शो को बहुत सकारात्मक नोट के साथ यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में आए, अपनी राय दी, थैंक यू सो मच। तो फिर हमारी कोशिश यही है कि देखिए, सच आपके सामने आए, हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, पक्ष की बात, विपक्ष की बात, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, यंग वोटर्स क्या कहते हैं, ये सारे चित्र उकेरने की मैंने कोशिश की। ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन एक कोशिश अभी आपको करनी है, क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव चल रहा है, और खासकर युवाओं को, क्योंकि आज युवाओं की हमने बात की है पिछले 50 मिनट में, तो फिर मैं चाहता हूं कि जितने युवा वोटर्स, जितने युवा व्यूअर्स हमारे हैं, वो घरों से निकलेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक्सक्यूज नहीं देंगे हम रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे। ये आज का युवा है, टेक्नो फ्रेंडली युवा है, जो हर टेक्निक से रूबरू है, वो खुद को जानता है कि इलेक्शन कमीशन की कौन कौन सी स्कीम है जिनके जरिए वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है, कौन से नंबर है जहां पे सिर्फ मिस कॉल देख के उनका पंजीयन हो सकता है। तो फिर आपके उंगली पे वो नीली स्याही में जरूर देखना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, देखने के लिए, थैंक यू सो मच। देखते रहिए डीडी किसान।